नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट में पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी प्रकार के प्रैक्टिस को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एसएसटी में अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों को आपने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है तो सीटेट में आपके क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। ठीक है, जब वो आपने पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हमारे साथ करिए। ठीक है, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की बुक को भी अपलोड किया गया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पे हम इस क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो एसएसटी में हो एंड सीटेट में क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब जो लोग एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन आते कहाँ से। ठीक है, आपको एनसीईआरटी किताबों को एक एक पॉइंट जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं हमारे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जब तक मुगल के बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो, कहा गया है मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, मुगल माता की ओर से वे चीन के तांग राजवंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन असत्य है। देखिए, वो आप लोग गलती क्या करते हैं कि हमेशा सत्य को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पर क्या कोई भी गलत यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन डी को राइट कर देना है कि न तो एक सही है न तो एक न तो दो, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ध्यान देंगे आप कि निम्न में से कौन सा से कथन असत्य है। आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला कह रहा कि मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुगल क्या है, अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा कि मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर या बनवाकर किया था, तो बिल्कुल ये सही है। तीसरा है कि प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया था, यह भी बिल्कुल सत्य है। आपको गलत कथन बताना था, तो गलत कौन था, पहला था ऑप्शन ए, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जानते हैं, ठीक है, कि 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को क्या बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कहा रहा है कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था, तो दिल्ली एवं आगरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में लेकर बादशाह घोषित किया था। ठीक है, इसको आपने देख लिया है। ठीक है, एक बार सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे कि मुगल क्या करते थे कि अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि जो चंगेज खान से जो जुड़ी स्मृतियां थीं सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर क्या है, वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके महान जो पूर्वज ने 1398 में क्या दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यही कारण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 4 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है। आपको बताना है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो पहला करा है यहाँ पर कि खानवा का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, तो बिल्कुल गलत है। 1526 में जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये कौन सा था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो ये क्या आपका कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, यह युद्ध था जो पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, सेकंड का दूसरा कि पानीपत का युद्ध क्या है, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध है 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1527 में जो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध वह कौन सा युद्ध था, वह था आपका यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो
तो इसको इससे कर देंगे, तो ये भी आपका दूसरा भी कथन गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तीसरा चंदेरी का युद्ध। ठीक है, अब देखिए चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच, बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, चौथा करा कि घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था, ये भी सही है। तो आपको इसमें से क्या बताना कि कौन सा युग में सही सुमेलित आपको है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तीसरा चौथा के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है यहाँ पर कि अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, यानी कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को क्या हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने समाज में मिलाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है तीसरे को ध्यान रखेंगे, अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, तो तीसरा भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब देखेंगे तीनों जब कथन सही है तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, डी दे रखा है कि 1, 2 और 3 क्या है, कथन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप कि नीचे दिए गए कथनों को सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, कि राजकुमार सलीम यानी जहांगीर, जिनका नाम था जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, कि माँ जोधाबाई थी, आपको बताना है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा कथन करा कि अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता क्या लड़खड़ाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा करा कि अकबर ने अपने शासन काल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अकबर ने ऐसा किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो पहला सही है और यहाँ पर दूसरा सही है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन क्या है, सी सही दे रखा होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों के साथ क्या वैवाहिक संबंध किया था। आपने भी पढ़ा होगा कि सीरियल में भी देखा होगा कि अकबर ने क्या किया था, आमेर के राजा बिहारी मल, जिसको भारमल भी कहते हैं, कि जो बड़ी पुत्री थी हरखाबाई जिसका नाम था, जिसको जोधाबाई भी के नाम से भी जानते हैं, इनके साथ विवाह हुआ था अकबर का। इसी राजपूत राजकुमारी से क्या है, सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, सलीम यानी कि जहांगीर। जहांगीर के विद्रोह के कारण ही अकबर ने क्या किया था कि अपने अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। अब अकबर के काल में क्या दक्कन में भी क्या अभियानों की शुरुआत हुई थी और उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी क्या अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं आप कि खुर्रम किसका बेटा था, आपको बताना है कि खुर्रम किसका बेटा था। तो जो खुर्रम जो बेटा था किसका था, जहांगीर का बेटा था। ठीक है, यानी कि खुर्रम जो है जहांगीर का बेटा था, जहांगीर यानी सलीम, जो बाद में शाहजहां कहलाया। अब देखिए आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि खुर्रम किसका नाम है, तो खुर्रम किसका, शाहजहां का नाम था। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था कि जहांगीर का नाम सलीम था तो शाहजहां का नाम खुर्रम था। ठीक है, इसने क्या किया था कि जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में क्या विद्रोह कर दिया। साथ ही जहांगीर की जो पत्नी थी, ठीक है, नूरजहां ने क्या है, शाहजहां को क्या है, हाशिए पर ढकेल दिया था। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर लिया गया था, यानी शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर लिया गया था। तो यहाँ पर दे रखा है कि आगरा में। ठीक है, देखिए शाहजहां जब बीमार हुआ था तब उसने क्या किया था कि दारा सिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा। ठीक है, और बाद में क्या उसे प्रत्यक्ष रूप से भी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन यह घोषणा जो क्या है मतलब विधिवत रूप से नहीं हुई थी। ठीक है, इस कारण से क्या शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में क्या उत्तराधिकार को लेकर क्या झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि आपने देखा कि लोग क्या है उत्तराधिकार के लिए रूप में झगड़ा करने लगते थे। और इसमें हुआ क्या था कि औरंगजेब जो था शक्तिशाली था और इसमें क्या औरंगजेब की विजय हुई और उसने क्या किया था, दारा सिकोह को क्या समेत अपने तीनों भाइयों को क्या मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, और औरंगजेब ने क्या किया था कि अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में क्या कैद कर दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला।
तो अकबर, देखिए अकबर वो अकबर नहीं है, दूसरे अकबर हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको है। यानी औरंगजेब के पुत्र अकबर ने क्या है, अपने पिता के विरुद्ध क्या विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसको मराठा एवं दक्कन दोनों सल्तनतों की सहायता भी मिली थी, ठीक है। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद क्या अंग्रेजों की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। या कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि वह कौन सा मुगल शासक था, मतलब यानी कि वह कौन सा अंतिम मुगल शासक था जो शक्तिशाली था, तो औरंगजेब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, क्या दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो वह था आपका क्या है, बीजापुर एवं गोलकुंडा। यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा के दो ऐसे राज्य थे जिसको अंग्रेजों ने क्या, अरे औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो औरंगजेब ने क्या है 1668 में 1685 में क्या है उसको बीजापुर को मिलाया था, और 1687 में क्या है गोलकुंडा को मिलाया था अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको ये डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको बहुत सारे नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का कंपटीशन के लिए, आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति की शुरुआत की थी। आपने पढ़ा होगा बहुत इनके बारे में। तो ये छापामार की जो युद्ध की जो रणनीति शुरू किया था किसके, मराठा शासकों ने, ठीक है, यानी कि शिवाजी ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कि मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना, देखो ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है। कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। वह क्या सदायत में विश्वास करते थे, यानी कि सभी भाइयों में क्या है राज्यों को बंटवारा, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तराधिकारी में सदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये बिल्कुल सही है, यानी कि सभी भाइयों में क्या है साम्राज्य को बंटवारा करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो बिल्कुल सही, आपने देखा होगा कि मुगल के सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे उनको मनसबदार कहते थे। दूसरा है कि मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इन्हें क्या है कि मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी इनको क्या है योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। इनकी जो नियुक्ति है केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे आप। और आप सभी को पता होगा कि मनसबदार जो शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए की होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी, ठीक है। और केवल जरूरी नहीं कि इनकी जो योग्यता है वो, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी केवल जो है योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला और तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कथन आप देखेंगे यहाँ पर क्या करा कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में प्राप्त करते थे, यानी कि पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, कि सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है कि जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो ये भी गलत है, ठीक है। आप ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, ठीक है।
मनसबदारी जो थी ये मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी और जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पद एवं वेतन का जो निर्धारण होता था ये जात की संख्या पर निर्भर था और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। और सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या क्या होती थी, तय होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर केवल पहला कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या विचार करना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मनसबदार अपना वेतन राज्यों से एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें क्या कहते थे, जागीर कहते थे। तो ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि मनसबदार इक़्तिदारों की तरह ही क्या है, अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे केवल ए यानी कि पहला यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न कथन एवं कारणों पर आपको विचार करना है। कथन यहाँ पर देखेंगे, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था। ठीक है, कारण कह रहा है यहाँ पर कि ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, आज एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कथन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं यहाँ पर कि कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पर देखेंगे आप कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व क्या है, मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। तो ये क्या है, सही है बिल्कुल। कारण क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाला राजस्व में भी गिरावट आई। तो ये आपके क्या है, गलत हो गया कारण। ठीक है, ये कारण आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, ये तो सही है। तो अधिकतर स्थानों पर किसान गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, समस्त जो मध्यस्थ थे यानी कि जो बीच वाले थे इनसे लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर कोई भी शक्तिशाली सरदार हो, यह मुगल इनके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कथन सही है कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है कारण गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुगल काल में, ठीक है ध्यान से आप देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो किसी गांव के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था उसके लिए भी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मुगल काल में क्या है, जब्त शब्द। ठीक है, मुगल काल में जब्त शब्द जो है किस और इंगित करता है। तो प्लीज़ ये चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले एनसीईआरटी के बुक को करवा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जरूर जाके प्लेलिस्ट से जाके देखेंगे। और इसके पहले हमने क्लास 6 और 8 के हिस्ट्री के भी एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया गया है, उसको भी देख लेंगे। ये क्लास 7 की है, हिस्ट्री चल रही है। इसके बाद ज्योग्राफी को भी करा दिया गया 6 की, बाकी जो ज्योग्राफी करा दिया जाएगा। तो मुगल काल में जो जब्त शब्द का किस ओर इंगित करता था, तो ऑप्शन ए सही, यानी कि राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहते थे जब्त। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि अकबर के जो राजस्व मंत्री थे उसमें
टोडरमल थे। इन्होंने क्या 10 साल की कालावधि के बीच में इन्होंने क्या कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि यानी भूमि का सावधानीपूर्वक संरक्षण भी इन्होंने किया था। ठीक है, और राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को इन्होंने क्या है जब्त का नाम दिया था। तो यह जब्त व्यवस्था जो गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में क्या है संभव नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा, ध्यान से पढ़ेंगे आप कि अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। तो यह मिलता है अकबर नामा में मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि अकबरनामा किससे लिखा है। तो ध्यान से देखें, आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या आएगा कि अबुल फजल ने अकबर के शासन काल का जो इतिहास है 3 जिल्दों में लिखा था। ठीक है, और वो इसका शीर्षक क्या था, अकबरनामा रखा था। ठीक है, अब अकबरनामा की जो पहली जिल्द में क्या है अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, देखिए अकबरनामा जो है ना इसकी पहली जिल्द में क्या है अकबर के पूर्वजों के बारे में कहा गया है, और दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल की घटना का विवरण है, और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। ठीक है, तो इसके अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अकबरनामा के तीनों जिल्द के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो ये बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहा जा रहा है कि अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था। तो ये फतेहपुर सिकरी में कराया गया था। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी में कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा जा रहा है कि अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। बिल्कुल सही है। दूसरा, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्ट्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं और ब्राह्मणों के साथ क्या धर्म के मामले में ये चर्चा करता था। और ये चर्चाएं क्या थी, इबादत खाना में हुई करती थी, और इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनने लगी। और जो क्या है विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते थे वे अक्सर क्या कट्टर होते हैं। ठीक है, और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच क्या है विभाजन असमंजस्य पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को क्या है सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी। तो ये अबुल फजल ने किया था। ठीक है, अबुल फजल ने क्या सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की बहुत मदद की थी। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, और इसको कंप्लीट किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, यानी कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। तो इस इमारत की जो पहली मंजिल का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और बाकी जो बची हुई मंजिल था इसका निर्माण इसको कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कुतुब मीनार में क्या है स्थित छज्जे के नीचे जो स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये अरबी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग
किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? तो ये किसके निर्माण में होता था? मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, मकबरों के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आगे जब देखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर आपको ध्यान से विश्लेषण करना है। कथन क्या कहा जा रहा है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों यानी कि मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से क्या है, होने लगा। बिल्कुल सही है। कारण क्या कहा जा रहा है कि 12वीं सदी के निर्माण में कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। बिल्कुल सही है, दूसरा भी कथन सही करा। और ये पहले दूसरे की जो कारण क्या है, कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखना ध्यान से कि किस शासक ने दिल्ली ए कोहना, ठीक है, दिल्ली ए कोहना यानी कि वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। तो ये किसने करवाया था इसका निर्माण? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि किस मुगल बादशाह ने अपनी जो राजधानी है शाहजहानाबाद को बनाया था? तो ये शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, यानी कब बनाया था? तो ये 1638 में। ठीक है, तो 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से क्या दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और शाहजहां ने यहाँ पर क्या है, लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का भी निर्माण करवाया था, जिसको क्या है, लाल किले के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दिल्ली के किले में जो शाहजहां ने क्या किया था कि दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्या कहा जा रहा है कि मुगल स्थापत्य के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता था, ये गलत है। तीसरा है कि कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है, तो ये गलत है। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्योंकि चार बाग बनाने की जो परंपरा है ये अकबर के समय से शुरू हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। तो ये आपके गलत हो गया क्योंकि ये हुमायूं के समय में नहीं, ये अकबर के समय से शुरू हुई थी। ठीक है, देखिए तो आपको क्या गलत कथन बताना है, और यहाँ पर क्या बाकी ये सब सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चार बाग जो शैली की शुरुआत बनाने की जो है ये अकबर के समय से हुई थी, और अकबर के आरंभिक शासनकाल में जो निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इसी मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था, तथा चार यानी बाग क्या है, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको क्या है, चार बाग कहते थे। ठीक है, तो आपको क्या है, असत्य कथन को बताना था, तो असत्य कथन आपका ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल पहला, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाहजहां के शासन काल में चेहिल सुतुन अथवा 40 खम्भों का सभा भवन किसने यानी किसे कहा जाता था? तो दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता था। ठीक है, तो दीवाने आम और दीवाने खास व्यक्तिगत और सार्वजनिक हेतु क्या है, समारोह कक्ष, यानी कि दीवाने आम का मतलब होता है कि व्यक्तिगत, सॉरी दीवाने आम का मतलब हो गया कि सार्वजनिक, दीवाने खास का मतलब हो गया क्या है कि व्यक्तिगत। यानी इन सभाओं का जो निर्माण योजना शाहजहां ने बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई थी। ठीक है, यानी कि एक विशाल आंगन का जो है में स्थित क्या है, ये दरबार चेहिल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। ठीक है,
तो ये क्या है, सही है। दूसरा है नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएगा। यानी कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की जो राजधानी थी वह क्या, आगरा थी। इस शहर में क्या विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान हुआ था। ठीक है, बागों के बीच में हुआ था और चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तहत के बाग भी हुए थे। और इन्हें इतिहासकारों ने क्या है, नदी तट बाग भी कहने लगे। और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे आप तो क्या कहा जा रहा है कि मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है, तो यह बंगाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये बंगाल की थी। ठीक है, क्वेश्चन 12 की मुगल वास्तुकला से संबंधित पीतरा दुरा क्या था, तो आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की एक तकनीकी थी। ठीक है, यानी कि उत्कीर्ण यानी कि उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत जो नमूनों को ही लोग क्या है, पीतरा दुरा तकनीकी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर हमने क्या है, 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया क्लास 7 के। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखने में आता है कि वीडियो सभी लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत उसमें से कम लोग करते हैं। तो ऐसा मत किया करिए। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण जो है मेन जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेकर आएँ, जिससे आप सीटेट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक फॉर वॉचिंग।